प्रिय भैया, आज हम कक्षा सप्तमी के सामाजिक विषय के पहले अध्याय समानता के बारे में जानेंगे। समानता का मतलब होता है एक जैसा व्यवहार। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि पूरे देश में भारतीय संविधान ने समानता के व्यवहार का कानून बनाया हुआ है, किंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? इन सब बातों को हम प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे कि क्या वास्तव में भारतीय संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, एक्चुअल में वह अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है या नहीं है। इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय का नाम समानता है, लेकिन समानता और असमानता दोनों चीजों को हमें इस अध्याय में समझना है। सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि देश के अंदर विभिन्न प्रकार के मतदान होते हैं और देश में सबको सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी हो और मतदाता सूची में नाम हो, तो उसे मतदान करने का पूरा अधिकार होता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि एक समीर नाम का बिल्कुल गरीब झोंपड़ी में रहने वाली महिला, एक समीर नाम की गरीब झोंपड़ी में रहने वाली महिला जो दूसरों के घरों पर पोछा लगाकर, झाड़ू पोछा लगाकर अपने जीवन का जीवन यापन करती थी। वह महिला अमीरों के घरों पर जाकर झोड़ा पोछा करती थी। एक दिन देश में मतदान चल रहा था और वह महिला मतदान करने के लिए वहां गई, तो उसने देखा मतदान केंद्र के बाहर एक लाइन लगी हुई थी। जब वो उस लाइन में जाकर खड़ी होती है और जब अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखती है, तो उसे पता लगता है कि उस गांव का जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, उच्च कुल का व्यक्ति था, वह भी उसी लाइन में लगा हुआ था और उसी गांव में जो वाल्मीकि समाज के गरीब तबके के दलित वंचित वर्ग के लोग थे, वह भी लाइन में लगे हुए थे। उसने पड़ोसी महिलाओं से, पढ़ी लिखी महिलाओं से पूछा कि ऐसा क्यों है? ये तो सेठ जी है गांव के, इनके लिए तो अलग व्यवस्था होनी चाहिए। ये दलित व्यक्ति है, इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसको जवाब मिलता है कि सेठ जी को भी इतने धनी होने के बावजूद भी, इतने उच्च कुल में होने के बावजूद भी केवल एक मत देने का अधिकार है, जो इस वाल्मीकि और वंचित समाज के लोगों को भी उतना ही अधिकार है। दोनों ही वर्ग के लोग केवल एक मत दे सकते हैं। तो उसे समझ में आया कि मत देने का अधिकार, समानता का कानून हमारे देश में लागू हुआ, उसका फर्क है। यानी कि मत देने का समान अधिकार है, चाहे वो उच्च कुल का हो, चाहे निम्न कुल का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। तो यहाँ समानता का अवसर बराबर है। फिर आगे देखा जाता है दूसरा उदाहरण, इस पुस्तक में मतदान वाला पूरा हो गया। अब वही महिला अस्पताल में जाती है और अस्पताल में भी वही लंबी लाइन उसको नजर आती है। यहाँ भी उस लाइन को आगे से पीछे तक नजर घुमाकर देखती है, तो इस लाइन में उसे एक भी अमीर और उच्च कुल का व्यक्ति नजर नहीं आता है। पूरी लाइन गरीबों से अटी रहती है, गरीब खड़े नजर आते हैं। अब उसका दिमाग चलता है, वहां भी वह उस भीड़ के संभ्रांत व्यक्तियों से सवाल करती है, या उस भीड़ को कंट्रोल करने वाले पुलिस वाले या अन्य व्यक्ति होते हैं, उनसे सवाल करती है कि मैं मतदान स्थल पर गई थी तो वहां अमीर और गरीब एक ही लाइन में खड़े नजर आए थे। अस्पताल के बाहर आए तो केवल गरीबों की लाइन लग रही है, अमीरों की क्यों नहीं? तो वहां उसे जवाब मिलता है
कि अमीर व्यक्ति जो भीतर बैठा हुआ डॉक्टर है, अंदर बैठा हुआ जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर को चंद रुपए देकर घर पर ही इलाज करवा लेता है, या फिर प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंच जाता है। सरकारी अस्पताल तो केवल गरीबों के लिए है, जहां पर आज जो डॉक्टर मिल गया हो सकता है कल वो डॉक्टर नहीं मिले, दवाई काउंटर पर पूरी दवाई मिले या नहीं मिले। तो इस प्रकार से असमानता का एहसास उसे इस उदाहरण के माध्यम से होता है। प्रस्तुत अध्याय में एक उदाहरण दिया हुआ है स्कूल का। स्कूल में सभी जाति धर्म वर्ग के लोग पढ़ते थे और साथ में एक ओम प्रकाश नाम का वाल्मीकि समाज का एक बेटा भी पढ़ता था। रोज वह स्कूल जाता, क्योंकि उसके गुरुजी ने उससे कहा था बेटा थोड़ा जल्दी आ जाया कर। उसके भी बेटा पढ़ने का शौक था तो जल्दी पहुंच जाता था। तो गुरुजी उससे क्या करवाते थे, पूरे स्कूल का झाड़ू लगवाते थे, पूरे स्कूल का झाड़ू। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन उसकी दिनचर्या बन गई थी कि स्कूल जल्दी जाना और स्कूल का झाड़ू लगाना। एक दिन ओम प्रकाश के पिताजी किसी काम से स्कूल के बाहर से निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बाकी भैया तो सब अप टू डेट होकर खड़े हुए थे और उनका बेटा फर्श पर झाड़ू लगा रहा था, कचरा फेंक रहा था। उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि सरकारी स्कूल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है। वह तुरंत गुरुजी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मेरे भैया के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है, मैं आज मेरे भैया को वापस घर ले जाता हूँ। यदि स्कूल में आने के बावजूद भी इसमें वही परंपरागत काम करना है तो ये घर पे रहकर भी कर सकता है। और इस प्रकार से माँ भैयाओं के बीच में भेदभाव नजर आता है, असमानता नजर आती है। एक उदाहरण प्रस्तुत अध्याय में मिलेगा अंसारी दंपत्ति। एक दंपत्ति का तबादला हो जाता है और वह किसी शहर में पहुंचते हैं। शहर में वो जब जाते हैं तो एक बिल्डर से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे इस शहर में किराए का मकान चाहिए, किराए का कमरा चाहिए। वो बिल्डर, वो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें अलग अलग कॉलोनियों में घुमाता है, अलग अलग घरों में ले जाता है और हर घर से एक ही जवाब मिलता है। बाहर गली से टू लेट लिखा हुआ है, मकान खाली है, कमरा खाली है लिखा हुआ है, लेकिन जो उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, वह नाम बताते हैं कि मेरा नाम समीर है और मकान मालिक मना कर देता है कि हमारे घर में मकान खाली नहीं है, कमरा खाली नहीं है। उसकी जाति पहुंचते, उसका धर्म पहुंचते। जब वह घूमते रहते हैं तो फिर वह बिल्डर, वह प्रॉपर्टी डीलर एक जगह पूछ लेता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बुढ़िया बेटी रहती है वहां पर और वो बुढ़िया जवाब देती है कि बेटा इस कॉलोनी में सब हिंदू रहते हैं, ये जाति से मुसलमान हैं, हम सब शाकाहारी हैं, ये मांसाहारी हैं और इस प्रकार से हमारे यहाँ इनको नहीं रखा जा सकता। तो धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, रंग सहन के आधार पर उनके साथ में असमानता का विवाद होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न माध्यमों से भाषा के आधार पर, रंग सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर अनेक प्रकार की असमानताएं नजर आती थी। जब हमारा देश कालांतर 1947 में आजाद हुआ तो लोगों को लगा कि ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 15, हमारे देश के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये निर्णय लिया गया कि जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं, उन सार्वजनिक कार्यक्रमों में दलित, वंचित, वाल्मीकि समाज के भैयाओं, मनुष्यों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न रंग के आधार पर, न खान पान के आधार पर, किसी भी आधार पर। और जब ये कानून
जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में सभी वर्गों के लोग जिनका प्रवेश है वह सब एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर अध्ययन करते हैं, एक ही वंदना सभा में बैठकर वंदना करते हैं, एक ही भोजन कक्ष में बैठकर मध्याह्न में सब भोजन करते हैं। तो यह परिवर्तन कैसे हुआ? संविधान में परिवर्तन के कारण। यदि हम सरकारी बस में यात्रा करें तो वहां पर कोई जाति का उल्लेख नहीं है। सरकारी बस में यात्रा करें, ट्रेन में करें, हवाई जहाज में करें, यदि हम वांछित किराया देकर सफर करते हैं तो वहां पर हमारे साथ में किसी भी प्रकार का कोई असमानता नहीं की जा सकती। यदि हम सार्वजनिक पार्क में घूमने जाएं तो सार्वजनिक पार्क में जो बाकी लोग जैसा टहल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पेड़ पौधों के साथ में घूम सकते हैं, ट्रैक पे दौड़ सकते हैं, वंचित वर्ग के भी वही सब कुछ कर सकते हैं। अस्पताल में सरकारी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी कुओं पर, सरकारी हैंडपंपों पर, सरकारी तालाबों पर, सरकारी भूमि पर, सरकारी मकानों पर कहीं भी जातिगत आधार पर असमानता नहीं ला सकते। तो जहां तक संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ था, जहां तक संविधान में कानून नहीं बना था, वहां तक दलित, गरीब इन सबके साथ में सभी स्तरों पर अलग अलग प्रकार का भेदभाव होता था, असमानता होती थी। किंतु आर्टिकल 15 के अंदर, हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के अंदर ये कानून बनाया गया और उस कानून में ये निर्णय लिया गया कि सरकारी स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर इस भेदभाव को दूर किया जाए, ताकि धीरे 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 समाज के अंदर भी बदलाव आए, समाज के अंदर भी ये भेदभाव दूर हो। और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे लगभग शहरों में तो समाप्त होता जा रहा है, गांव में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो वह भी धीरे 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 समाप्त होने को जा रही है। तो आज के युग में, आज के कार्यक्रम में हम धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, लिंग इन सबके आधार पर असमानता नहीं कर सकते। ये कानून हमें अधिकार देता है। तो इस प्रकार से समानता और असमानता को इस अध्याय में हमने समझा। आपके समझ में आया होगा। जय हिंद।